टीचर बनने का ख्वाब तो नहीं देखा था। ख्वाब तो मैंने, ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका सलूशन नहीं। भगवान ने अगर ताला बनाया है तो उसकी चाबी भी बनाई। मैं बहुत यंग थी जब मेरी शादी हुई। आई वॉज जस्ट 20 years old। LKG को भी पढ़ाया है, अपर KG को भी पढ़ाया है, 8th को भी पढ़ाया है, 12th को भी पढ़ाया है, 11th को भी पढ़ाया है। उस समय मुझे फील होता था कि क्या है यार, अभी भी मेरी आंखों में पानी आ रहा है। जब मैं वो कार्ड खोलती थी तो उसमें से 1000 दिल गिर के नीचे गिरते थे। इराक में मैंने अपना करियर शुरू किया टीचिंग का, सेंट्रल स्कूल से। उनकी मैनेजमेंट कहती थी कि इनसे बेहतर एक सिख ले आइए तो हम इनको हटा देंगे। कोई ऐसा बड़ा चैलेंज आता है तो पीछे नहीं हटने को मन करता, ऐसे लगता है कि नहीं, फेस करना है जो भी होगा। सुनती थी कि 10 डेड बॉडीज आ रही हैं कॉफिन में, तो मन बहुत घबरा जाता था। आज के दिन गुरु को एक गुरु बनना पड़ेगा, और वो बच्चा जो है वो आप, मैं आपको मामा बोलती हूँ कि मैं सबकी मामा। और जब छोटे बच्चे आते तो बोलते आप हमारी दादी मम्मा। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी दादी मम्मा। जल्दी से लेटर्स लिख देते थे, हाँ, डियर अंकल हाउ आर यू, और मुझे बोलते थे कि मैम इसको एक बिग एनवेलप में डाल के तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है। आई लव कुकिंग एंड आई लव सिंगिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इंजॉय करूंगी आर्मी लाइफ, क्लाउड्स में जाऊंगी, पार्टीज अटेंड करूंगी, घर में पार्टीज करूंगी, बिकॉज आई एम अ वेरी। किसी ने माफिया कहना शुरू कर दिया, किसी ने स्कूल वालों को बदमाश कहना शुरू कर दिया, तो उससे बहुत एक्चुअली रीना जी, मेरी टीचर्स ने हर महीने पैसे कंट्रीब्यूट करके और हैंड होल्डिंग करी, और एक प्रसाद की तरह कि ले बेटे। बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा कि सब कुछ खुल गया। अभी भी बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान स्कूल खोल दो। जैसे डॉक्टर्स का कहते हैं ना कि बड़ा नोबल प्रोफेशन है, कि वही जाए जिसको जिसको मरहम लगाने का पता हो, वैसे ही टीचिंग में वही जाए। अपनी एक बेकरी की तरफ जाऊं, कुकिंग जाऊं, बिकॉज मेरा एक पैशन है वो। एंड वहाँ पे एक सिंगिंग चल रही हो, एक इमेजिनेशन है, और एक कॉर्नर वो बुक्स का हो, वहाँ पढ़ रहा हो कोई तो ऐसा कुछ माइंड में है। गुफ्तगू प्रोग्राम देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, जब भी कोई अपनी ज़िंदगी में किसी मुकाम पर पहुंचता है तो हम उस मुकाम को देखते हैं, उस कुर्सी को देखते हैं, लेकिन उस मुकाम के पीछे जो संघर्ष की दास्तां होती है, कभी कभी हमें उसे अनदेखा कर देते हैं। तो आज हम जिस शख्सियत के साथ गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो कुंदन विद्या मंदिर लुधियाना, जो कि प्रख्यात स्कूल है, उसके प्रिंसिपल हैं। तो इस कुर्सी तक पहुंचने के लिए बहुत सारी चुनौतियां उन्होंने देखी होंगी। उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे पल भी होंगे जिन्हें उन्हें स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ कभी भी शेयर नहीं किया होगा। तो आज की गुफ्तगू में हम उन पलों का भी जिक्र करेंगे। तो मैडम, हमारे प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद जी। सबसे पहले मैडम ये बताइए कि टीचर बनने का ख्वाब क्या आपने बचपन से देखा था, या घर में ऐसा माहौल था, या आपके घर में कोई टीचर था जिससे इंस्पायर होकर आप टीचिंग लाइन में आई? टीचर बनने का ख्वाब तो नहीं देखा था। ख्वाब तो मैंने IPS ऑफिसर बनने का देखा था। लेकिन शायद मैं अगर सच बोलूं तो मेरी जो सेहत थी वो शुरू से ही बहुत अच्छी थी। तो मेरे पेरेंट्स बहुत फिक्र करते थे कि हमारी बेटी की शादी नहीं होगी अगर इसका टाइम ज़्यादा निकल गया। तो उन्होंने मुझे बहुत लॉजिक दे के समझाया, और उन्होंने बोला कि आप टीचिंग लाइन में जाओ, क्योंकि हम आपकी जो शादी है वो आर्मी में करना चाहते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया, मेरे फादर ने। मेरे फादर एक विजनरी थे, वो भी आर्मी ऑफिसर थे। और मेरी मदर ने मुझे समझाया कि आप टीचिंग लाइन में जाइए, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। और इस तरह
से वैसे भी मुझे डेक्लामेशन, डिबेट्स, इन चीज़ों में मैं बहुत अच्छी थी, तो इसलिए उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी राह दिखाई और मुझे कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं टीचिंग की लाइन में गई है ना। बाकी ही जो पेरेंट्स हमें गाइड करते हैं ना, वो बहुत अच्छा करते हैं। कारण ये होता है कि पेरेंट्स को पता होता है कि हमारे बच्चे में क्या खूबी है, और इसलिए उन्होंने शायद आप में एक अच्छा टीचर देखा और वाकई वो सच साबित भी हुआ। अच्छा मैडम, ये बताइए कि जब आपने सोच ही लिया कि मैंने अब टीचिंग लाइन में जाना है, तो कौन से सब्जेक्ट के टीचर बनना था आपको? मैंने अपनी ग्रेजुएशन और बीएड करी थी, जो कि मैंने इंग्लिश और सोशल स्टडीज़ में करी थी। मैं बहुत यंग थी जब मेरी शादी हुई। आई वाज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। एंड इमीडिएटली निकलते ही, बीएड करते ही मेरे फादर की जो पोस्टिंग थी वो इराक में हो गई थी। तो उन्होंने मेरा एम्बेसी के थ्रू इराक में जॉब लगाया था। तो मैं इराक में मैंने अपना करियर शुरू किया टीचिंग का, सेंट्रल स्कूल से। तो वहाँ पे 1 साल रहने के बाद मैं जब वापस आई, तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने लड़का देखना शुरू किया और उन्होंने कहा कि नहीं, बस अब आपकी मैंने मैरिज करनी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं बहुत जल्दी, मेरी आई थिंक आई वाज 20 एंड हाफ जब मेरी शादी हो गई, और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। और मैं अपने हस्बैंड के साथ जॉन से स्टेशन पे उनकी पोस्टिंग हुई, उधर उधर जाती रही, और जॉन सा स्कूल मुझे मिलता रहा अच्छा, उसमें मैं पढ़ाती रही, दैट। मेरे ख्याल से जो दर्शक हमें देख रहे होंगे, उनमें से काफ़ी लोग जो हैं वो अब उत्सुक होंगे ये जानने के लिए, क्योंकि मैंने भी पहली बार अभी जाना है कि मैडम ने अपने करियर की शुरुआत की थी इराक से। मैडम, बाकी बातें बाद में करेंगे। इराक के कैसे अनुभव थे? इराक का जो अनुभव था, शायद वो मेरा ज़िंदगी का सबसे अच्छा अनुभव था, क्योंकि एक तो सैलरी बहुत अच्छी थी स्टार्टिंग में ही, और मुझे वहाँ के जो इराकी बच्चे थे, जो इराकी लोग थे, उन्होंने मुझे ऐसा अपनाया अपने साथ कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं एक बाहर की इंडियन हूँ। और इंडियंस भी थे वहाँ पे, लेकिन इराकी बच्चे भी आते थे सेंट्रल स्कूल में। एंड बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं वहाँ पे सीनियर क्लास को पढ़ा रही थी, 9th-10th को, तो मेरा वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत छोटा था क्योंकि वॉर लग गई थी, इसलिए हमें वापस आना पड़ा वहाँ से। मैम, ये बताइए कि जब आपने टीचिंग लाइन में आ गए, आपने पढ़ाना शुरू कर दिया, सहयोग कैसा रहा आपके परिवार का? क्योंकि जैसे आप बताते हैं कि आपकी जो पूरी फैमिली है आर्मी बैकग्राउंड से है, जहाँ जहाँ वो जाते थे वहाँ वहाँ आप भी जाते थे। अक्सर ही बहुत सारे परिवारों में ऐसा होता है कि लड़की को कह दिया जाता है कि तुम्हारे हस्बैंड की जॉब अच्छी है, तुम घर पर बैठो। परिवार वाले क्या कहते थे? कैसा सहयोग मिला आपको? रीना जी, शायद आप मेरे हिसाब से 100वां बंदा होंगे जिनको मैं ये रिपीट कर रही हूँ कि अगर मैं आज इस मुकाम पे हूँ, तो इसका श्रेय मैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार को देती हूँ, क्योंकि इतनी सपोर्ट मुझे पहले मेरे पेरेंट्स से मिली, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग करी उन्होंने मेरी, जब मैं छोटी थी। हर कंपटीशन के लिए वो मुझे लेके जाते थे, मेरी प्रेपरेशन करवाते थे मेरे फादर। और कोई जैसे डिक्लेमेशन के लिए जाना, तो उसके लिए पहले मुझे मिरर के सामने खड़े होके बुलवाना, रिकॉर्ड प्लेयर में। उन दिनों की बात मैं बता रही हूँ, 80s की, कि जब मुझे वो पूरी तैयारी करते थे, तो बहुत सपोर्ट थी मुझे, बिल्कुल एज अ सन ओनली मुझे वो ट्रीट करते थे। उसके बाद जब मेरी मैरिज हुई, तो जिस परिवार में मैं गई वो भी सारा एजुकेशनिस्ट का परिवार था। मेरे जो फादर इन लॉ थे वो कपूरथला सैनिक स्कूल के थे, मेरी जो मदर इन लॉ थी वो प्रिंसिपल थी केजी सैनिक स्कूल की, और मेरे जो हस्बैंड थे वो सैनिक स्कूल के पढ़े हुए थे। तो उनकी तरफ से जो सपोर्ट मिला वो तो इट वॉज मार्वलस। इतनी सपोर्ट कि मैं आपको बता नहीं सकती, कि मेरे जो फादर इन लॉ और मदर इन लॉ थे वो मेरी इंस्पिरेशन बन गए। जब मैं उनको देखती थी, मेरी फादर इन लॉ को, मेरे फादर इन लॉ चंडीगढ़ के गुरु नानक पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल रहे हैं, तो बहुत सारा उस समय टेररिज्म का भी टाइम था, 84 का, लेकिन लोग ये कहते थे कि इनको हटाओ क्योंकि ये सिख हैं। लेकिन उनकी मैनेजमेंट कहती थी कि इनसे बेहतर एक सिख ले आइए तो हम इनको हटा देंगे। तो वो मेरी इंस्पिरेशन बने। वो एक स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चों को खड़ा होके ग्रीट करते थे, तो मैं उनको देखती थी। जब हम लोगों ने छुट्टी पे आना, तो सुबह 7 बजे जाके खड़े हो जाते थे और यूनिफॉर्म पहनते थे, बच्चों का पगड़ी पहनते थे, टाई लगाते थे। तो आई यूज्ड टू वंडर कि एक ये भी रूप होता है टीचर का, और बच्चे और टीचर्स
दे लव्ड हिम, इतना प्यार करते थे उनको। और वो हर बच्चे को, वैसे उन्होंने अपने ऑफिस में 7 तरह की छड़ियाँ रखी हुई थी, मारते भी थे, लेकिन इतना प्यार करते थे वो अपने टीचर्स को और उन्हीं से मैंने अपनी मदर लॉ और फादर लॉ से बहुत मैंने इंस्पायर हुई हूँ उनसे। और मेरे हस्बैंड ने मुझे, मेरे बच्चों ने बहुत सपोर्ट किया है, दैट यहाँ तक ये सपोर्ट किया है कि आज मेरी जो दोनों बेटियां हैं वो भी टीचिंग लाइन में हैं और मैं उनको गाइड कर रही हूँ कि वो भी एक अच्छे लीडर्स बने जब वो आगे जाएं। वाकई ही दोस्तों, अगर परिवार का सहयोग मिल जाए तो इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। मैम, टीचर से प्रिंसिपल बनने का सफ़र कोई आसान नहीं हुआ होगा, बहुत सारी चुनौतियां आपने फेस की होंगी। हमारे दर्शकों को बताइए कि ऐसी कौन सी चुनौतियां थी जिन्हें पार करके, क्योंकि अक्सर मैंने पहले भी कहा है, लोग मुकाम देख लेते हैं, कुर्सी देख लेते हैं, वाह क्या कुर्सी मिली है, ये भी बोल देते हैं, लेकिन उसके पीछे जो संघर्ष की दास्तां होती हैं उसको अनदेखा कर देते हैं। आप बताइए कि आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए हैं? मैंने जो मेन चैलेंज फेस किया एज एन आर्मी ऑफिसर वाइफ, कि मेरे हस्बैंड की हर 2-3 साल के बाद पोस्टिंग हो जाती थी, तो मुझे नए सिरे से अपने आप को मैं ज़ीरो से शुरू करती थी। लेकिन एज सच मुझे रीना जी, आई हैव बीन ब्लेस्ड। शायद मैंने बच्चों की बहुत ब्लेसिंग्स ली हैं, मैं बच्चों को बहुत प्यार करती हूँ और मेरे आसपास जो लोग होते थे मैंने उनकी बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स ली हैं। और ये मेरा बहुत बड़ा मैं संदेश देना चाहूँगी कि लोगों को भी, बच्चों को भी, कि वो ब्लेसिंग्स के साथ जो मुकाम ले सकते हैं ज़िंदगी में, शायद ही वो उनको किसी और वजह से मिले। तो मेरे को मेरे बच्चों की ब्लेसिंग्स, मेरे कोलीग्स की, मेरे पेरेंट्स की, मेरे इन लॉज की, मेरे फैमिली की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स थी। तो इसलिए मुझे कुछ खास चैलेंजेस नहीं, जो कुछ ऑफ कोर्स मेरे को रगड़ा बहुत खाना पड़ा ज़िंदगी में, क्योंकि बार बार स्कूल चेंज होता था। तो मैं एक जगह पे आके, जब मैं जलंधर में पहुंची, तब मुझे एक प्रिंसिपल वहाँ थे, उन्होंने मुझे एक राह दिखाई और उन्होंने बोला कि आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो आप एडमिनिस्ट्रेशन जॉब की तरफ आप थोड़ा सा अपना वो करिए। तो जब मैंने उनको सुना तो थोड़ा सा अंदर से कुछ इंस्पिरेशन हुआ कि हाँ, कुछ आगे भी है एक टीचिंग के अलावा। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अभी आप जहाँ भी पोस्टिंग होगी आप जाइए, और मैं आपको नहीं जाऊँगी, और मैं अपने बच्चों की जो एजुकेशन है मैं एक जगह से कराना चाहती हूँ। तो वहाँ पे मैं DPS में थी जलंधर में, वहाँ पे मैं एकेडमिक सुपरवाइज़र मेरी वो थी, पोस्ट थी। फिर वहाँ से मुझे अंबिका श्री राम में प्रिंसिपल की जॉब के लिए ऑफ़र आया और आई ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी एंड बहुत ज़्यादा अगेन रगड़ा मैं कहूँगी बहुत था, बट मैं जो मैं रगड़ा कह रही हूँ वो एक आर्मी का वर्ड है कि मैंने LKG को भी पढ़ाया है, अपर KG को भी पढ़ाया है, 8th को भी पढ़ाया है, 12th को भी पढ़ाया है, 11th को भी पढ़ाया है। उस समय मुझे फील होता था कि क्या है यार, 12th को पढ़ा रही थी, अब LKG मिल गई, क्योंकि सीट ही नहीं होती थी कहीं पे। तो लेकिन आज मैं अपने आप को बहुत ब्लेस समझती हूँ और मुझे लगता है हर प्रिंसिपल को ये एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। अच्छा मैम, ये बताइए कि तकरीबन 39 साल आपको हो गए इस लाइन में, 39 ईयर्स से पहले के स्टूडेंट और अब के स्टूडेंट में क्या कोई फ़र्क महसूस करते हैं? अगर मैं सच बोलूं तो मुझे पहले वाले स्टूडेंट में और आज वाले स्टूडेंट में कुछ भी फ़र्क नहीं लगता जी। मैं सच में बोल रही हूँ कि मैं हूँ स्टूडेंट, जैसी मैं थी, जैसे मैं अपने टीचर्स को प्यार करती हूँ, आज के स्टूडेंट्स भी अपने टीचर्स को बहुत प्यार करते हैं। अगर उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया है कि पहले वाले स्टूडेंट्स में इतना एक्सपोजर नहीं था, तो वो ब्लाइंडली प्यार करते थे, वो गुरु को बिल्कुल गुरु समझते थे। लेकिन आज के दिन गुरु को एक गुरु बनना पड़ेगा और वो बच्चा जो है वो आपको समझे और वो आपको पहचान लेगा कि ये असली गुरु है या दूसरे टाइप का गुरु है। इसलिए वो तुम्हारे प्यार को, वो तुमको प्यार करेगा हर हालत में, अगर आप एक असली गुरु उसके सामने बन के उतरेंगे। तो अगर आप थोड़ा सा भी चालाकी करने की कोशिश करेंगे, जो कि शायद पुराने वाले बच्चों को नहीं समझ आती थी क्योंकि एक्सपोजर नहीं था। आजकल के बच्चों को तो एक इतना बड़ा उनके पास गूगल है जिसके वो हर चीज़ वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन एक इंसान अगर उनको गुरु बन के एक उनको पर्पस की तरफ ले जाए, एक राह की तरफ ले जाए और उनको फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करे,
तो कोई मतलब नहीं कि वो बच्चा तुम्हें प्यार ना करे और इज्जत ना करे। ये मेरा ये मानना है और मैं इसको मानती रहूँगी, क्योंकि आज के दिन में भी मेरे जो बच्चे, पुराने बच्चे हैं जो, दे आर ऑल इन टच, ब्रिगेडियर्स, जनरल्स बन गए हैं वो, दे आर ऑल इन टच विद मी। इसका मतलब कहीं पे मैंने उनको वो प्यार दिया है कि वो दे आर इन टच विद मी। रदर अब मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि ये विवेक हाई का बच्चा है, या ये DPS वाला बच्चा है, या ये आर्मी स्कूल का था, या ये सेंट जोसेफ का बच्चा है। लेकिन आज भी जब मैंने यहाँ पे पिकअप किया तो नेचुरली वेबसाइट वगैरह जब देखता है इंसान, तो मेरा एक बच्चा था शिवजीत, फिरोजपुर में है, डॉक्टर गिल का बच्चा है वो मुझे भागता हुआ मिलने आया, और उस बच्चे को मैं कभी नहीं भूल सकती। वो मेरे को काफ़ी टाइम तक टीचर्स डे वाले दिन मुझे वो कार्ड भेजता था, और अभी भी मेरी आंखों में पानी आ रहा है। जब मैं वो कार्ड खोलती थी तो उसमें से 1000 दिल गिर के नीचे गिरते थे। तो मुझे बहुत ही इमोशनल फील होता है जब मैं अपने बच्चों को याद करती हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर आप बच्चों को प्यार करो तो कोई मतलब नहीं कि वो टीचर की इज्जत ना करे, कोई मतलब नहीं कि वो इज्जत ना करे। मेरे ख्याल से आज जो आपकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, ये असली कमाई है आपकी, आपने ये कमाया है ये। और वाकई ही दोस्तों, मैडम ने सही कहा है कि अगर हम अच्छे शिक्षक बनेंगे तो बच्चे हमें ज़रूर प्यार करेंगे। मैडम ये बताइए कि इस समय हमारे एजुकेशन सिस्टम को कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। एक तो 21st सेंचुरी है, जैसे पहले भी बात हुई है कि एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बच्चों को मिला है, और दूसरी बात कोरोना का टाइम है। तो इस समय एजुकेशन सिस्टम जो है वो बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं और किस तरह से हम इस समय अपने एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं? रीना जी, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने आई है कि जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी ज़्यादा अभी एक्सपोजर नहीं था हमारे बच्चों को, और हमें कुदरत ने टाइम नहीं दिया उनको ये बताने का कि इसको कैसे यूज़ करना है। इसलिए इस वजह से मतलब हम उनको उसके डूज एंड डोंट्स नहीं बता सके, कि उनके हाथ में एटम बॉम्ब्स दे दिए हम लोगों ने, मोबाइल्स पकड़ा दिए, और उसके डूज एंड डोंट्स, उनकी बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई बाउंड्री नहीं, और वो बिना बाउंड्री के भागते जा रहे हैं। कहीं भी हाथ लग जाता है, जिस स्विच को तुम हाथ लगाओ वहाँ से बम्बार्टमेंट होने की आशा है। एटम बॉम्ब ऐसा है ये मोबाइल, मैं इसको एटम बॉम्ब इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक बटन पे आपके पास हर तरह की नॉलेज, सब कुछ अवेलेबल है, गंदे से गंदा और अच्छे से अच्छा। लेकिन हमें अपने बच्चों को ये बताने की कुदरत ने हमें टाइम नहीं दिया कि बेटे क्या देखो और क्या ना देखो, और क्या कैसे करना है कैसे नहीं करना है। बस हम जल्दी से जल्दी, बिकॉज मुझे याद है 23 मार्च को लास्ट ईयर एकदम कोरोना अनाउंस हुआ, और हम लोग तो ऑफलाइन के लिए प्रिपेयर थे, हमने तो सोचा ही नहीं था ऐसा कुछ। विद इन 7 डेज हमने अपने आप को शिफ्ट किया बिल्कुल ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन के लिए। एंड बट मन में बहुत ज़्यादा था कि हमारे बच्चों को क्या करेंगे, हालांकि जो बच्चे हैं वो टेक्नोलॉजी वाइज हमसे बहुत आगे हैं, बट फिर भी उनको डूज एंड डोंट्स बताने हमारा फ़र्ज़ था, जो कि हम उनको नहीं बता सके। और अभी तक मैं ये कह रही हूँ कि एक बार स्कूल खुल जाए तो मैं उनसे एक बार बात करूं कि बेटे ये जो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में आई है और हमारे हाथ में आई है, इसका हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप बन जाएं, तो इसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज ये आया हमारे लिए। सेकंड चैलेंज ये आया कि पेरेंट्स की हालत ख़राब हुई, उसमें कईयों की जेन्युइनली ख़राब हुई, कईयों ने एजुकेशन को शायद इतना बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि मन बहुत उदास हो गया। किसी ने माफिया कहना शुरू कर दिया, किसी ने स्कूल वालों को बदमाश कहना शुरू कर दिया, तो उससे बहुत दिल दुखी हुआ। हालांकि मैं फिर कहूँगी कि आई एम ब्लेस्ड, मेरे KVM के पेरेंट्स, मेरे बच्चे, मतलब मुझे पिछले साल कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि मेरी टीचर्स ने, मेरे सपोर्ट स्टाफ ने, मेरे एडम ने इतना साथ सपोर्ट किया कि उन्होंने हम लोगों ने हैंड होल्डिंग करी अपने पेरेंट्स की एज अ फैमिली। क्योंकि मैं यहाँ पे यही कहती हूँ कि हम एक परिवार हैं, और मैं अपने आप को मामा बोलती हूँ कि मैं सबकी मामा। और जब छोटे बच्चे आते तो बोलते आप हमारी दादी मम्मा, मैंने कहा ठीक है मैं आपकी दादी मम्मा। तो मेरे को एक लगा कि मेरे को, अगर मैं अपने आप को माँ कहती हूँ तो हैंड होल्डिंग भी मेरा ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक्चुअली रीना जी, मेरी टीचर्स ने
हर महीने पैसे कंट्रीब्यूट करके और हैंड होल्डिंग करी, और एक प्रसाद की तरह कि ले बेटे तेरा 5,000 कम है, तू 5,000 ले बेटे 7,000। तो वो चैलेंज हमने वैसे उसको निपटा। लेकिन बाकी स्कूल्स को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई जब फीसें नहीं कलेक्ट हुई। ये एक अलग ही मुद्दा बन गया कि फीसें नहीं आ रही हैं। अगर फीसें नहीं आएंगी तो स्कूल चलने तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएंगे। एक ये सेकंड चैलेंज आया, और पहला चैलेंज मैंने आपको वो बताया कि टेक्नोलॉजी का, और अब थर्ड चैलेंज जो आ रहा है मेरे सामने कि मैं देख रही हूँ कि सब कुछ खुल गया, सब कुछ। जो एक एजुकेशन, जो स्कूल्स हैं, जो एजुकेशन एक सिस्टम है, वो एक्चुअली कोरोना वॉरियर्स बन सकते थे, क्योंकि जो बच्चे सिखा सकते हैं माँ बाप को, वो कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन कोई सोचता ही नहीं है इस बात को कि बच्चों, जो हम, जैसे मैं कह रही हूँ, अच्छे स्कूल जो प्रोवाइड कर सकते हैं सारी फैसिलिटीज़, उनको तो खोलने देना चाहिए था, ताकि हमारे बच्चे सीख के जाते हैं और वो अपने पापा मम्मा, अपने चाचा चाची, दादा दादी को बताते कि बाहर नहीं जाना। अभी भी आप बाहर देखिए, किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ, बिना बात के लिए घूमने जा रहे हैं। लेकिन शायद जो बच्चे हमसे यहाँ पे सीख के जाते, श्योर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को भी राह पे लगाते, क्योंकि जो बच्चे होते हैं दे आर ऑलवेज कॉल्ड दैट दे आर द वन हु टीच यू एवरीथिंग, यू नो। तो मेरे को लगता है कि वो डिप्राइव कर दिया, वो हमने एक अपॉर्चुनिटी डिप्राइव कर दी। इसलिए मेरी वो चैलेंज भी बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा कि सब कुछ खुल गया। अभी भी बस भगवान से यही प्रार्थना है कि भगवान स्कूल खोल दो, मैं अपने बच्चों को कुछ सिखा दूँ, क्योंकि ये तो रहने वाली चीज़ है, ये जाने वाली चीज़ नहीं है। तो वी हैव टू लिव विद इट, और कैसे रहना है ये मैं सिखा सकूँ उसमें। अच्छा मैम, ये बताइए कि ऐसा अक्सर होता होगा आपके साथ, क्योंकि हर एक इंसान के साथ होता है कि इंसान कई बार उदास हो जाता है बहुत सारी, क्योंकि प्रिंसिपल बनना मेरे ख्याल से इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब कोई स्टूडेंट होता है तब वो सिर्फ अपने लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो टीचर होता है वो उन बच्चों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जिनको वो पढ़ा रहा होता है, लेकिन जो प्रिंसिपल होता है वो सारे टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, जितने भी बच्चे हैं उन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो परेशान भी कई बार होते होंगे, या उदास, या कई बार लगता होगा कि इतने चैलेंजेस, ये सब कैसे मैनेज होगा। उस समय किस तरह से अपने आप को आप संतुलित रखती हैं, बैलेंस्ड रखती हैं और मोटिवेटेड रखती हैं? इसके लिए मैं अगेन परम परमात्मा को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी, जिसने मुझे इतनी सारा मुझे बख्शा है, काम कंपोजनेस की। मैं घबराती नहीं हूँ, मैं चैलेंज से बिल्कुल घबराती नहीं हूँ। बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए मेरे सामने, मेरे को, शायद मैंने अपनी मदर को देखा है, क्योंकि मेरे फादर जब वॉर के लिए जाते थे, मेरे ब्रदर भी आर्मी में हैं, जब हमको, मेरे हस्बैंड कारगिल में गए, तो जब वो एक ऐसा स्ट्रॉन्ग हार्ट है दिल में, बॉडी में, कि जब कोई ऐसा बड़ा चैलेंज आता है तो पीछे नहीं हटने को मन करता। ऐसे लगता है कि नहीं, फेस करना है, जो भी होगा। मैं कभी नहीं घबराती। जैसे मेरे को सुनने को कभी कभी मिलता है ना, प्रिंसिपल ने मिलने को मना कर दिया पेरेंट्स को। मुझे लगता है क्यों मना कर दिया? अगर हम बातचीत नहीं करेंगे तो उनको, उनके मन को, उनके दिमाग को कौन समझाएगा? इसलिए मुझे कभी ऐसे परेशानी नहीं हुई। और जब टीचर्स भी कोई प्रॉब्लम लेकर आते हैं, उनको भी मैं कहती हूँ ऐसा कोई चीज़ नहीं जिसका सोल्यूशन नहीं। भगवान ने अगर ताला बनाया है तो उसकी चाबी भी बनाई है। तो इसलिए मुझे कभी घबराहट नहीं होती। बेटे, बच्चा आ जाए, बड़ा आ जाए, मुझे ऐसे घबराहट नहीं होती बिल्कुल। मैम, आपने अभी जिक्र किया है कि आपके परिवार के सदस्य वॉर पर जाते रहे हैं। उस समय जब आपके परिवार के सदस्य युद्ध पर चले जाते थे, पीछे आपके या आपके परिवार के सदस्यों की जो मानसिक अवस्था है वो कैसी होती है? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम फोटोग्राफ से डाल देते हैं सैनिकों की, लेकिन कुछ समय बाद हम भूल भी जाते हैं। जब कोई शहीद होता है हम प्रणाम भी कर देते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन फिर कुछ समय बाद हम वैसे ही हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग युद्ध पर जाते हैं या जो लोग हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके परिवार की स्थिति क्या होती है? क्योंकि आज ये जिक्र चला है तो मैं ये पूछना चाहूँगी ताकि हमारे दर्शक जान सकें। आज रीना जी, मुझे लगता है आपने मेरे सारे दिल के तार छेड़ दिए हैं, और मुझे पूरी वो पुरानी यादें आ रही हैं। मेरे हस्बैंड 1999 जब वॉर लगी थी, और बिल्कुल 8 मई को वो कारगिल गए थे, और मैं तब विवेक हाई, मैं चंडीगढ़ को बिलोंग करती हूँ, तो तब मैंने विवेक हाई को ज्वाइन किया था। वहाँ पे अगेन जैसी मुझे बच्चों की सपोर्ट मिली,
मेरे कोलीग्स की सपोर्ट मेरी, मतलब इतनी अच्छी सपोर्ट मेरी प्रिंसिपल की, वहाँ पे मिसेस पीके सिंह थे, मेरी वाइस प्रिंसिपल थे मिसेस दुग्गल, मुझे उन्होंने ऐसे प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था, ऐसे मेरे इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल करके रखा हुआ था जैसे कोई घर का बच्चा हो। और चंडीगढ़ मैं बहुत कम रही हूँ। जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन करी थी, मैंने शायद तब 3 साल गुजारे थे, उसके बाद मेरी मैरिज हो गई, उसके बाद मैं तब आई थी। तब मैंने चंडीगढ़ के वासियों को पहचाना कि इतने वेल मैनर्ड, इतने अच्छे लोग, इतनी इज्जत थी उनकी आर्मी के लिए कि अगर मैं कभी, बिकॉज कभी कभी बहुत अपसेट होती थी कि जब मैं सुनती थी कि 10 डेड बॉडीज़ आ रही हैं कॉफिन में, तो मन बहुत घबरा जाता था। वैसे मैंने अपनी जो शुगर थी वो वहीं से डेवलप करी थी, मतलब मैं काफ़ी घबरा गई थी अंदर से। लेकिन मुझे सपोर्ट बहुत अच्छी मिली, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे थे, मैं रहती पंचकुला में थी, मेरे पेरेंट्स चंडीगढ़ में रहते थे, तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिली मेरे फ्रेंड्स की, मेरे बच्चों की। तब मैं 5th और 6th क्लास पढ़ाती थी, तो वो मुझे मामा पूरी बुलाते थे, तो उनको पता चल जाता था। और वो क्या करते थे, जल्दी से लेटर्स लिख देते थे, हाँ, डियर अंकल हाउ आर यू, और मुझे बोलते थे कि मैम इसको एक बिग एनवेलप में डाल के इनको अंकल के पास भेज दीजिए, यू नो। सो दैट काइंड ऑफ मेमोरीज आई हैव गॉट चंडीगढ़ की, ब्यूटीफुल मेमोरीज। मैं 4 साल रही वहाँ पे। एंड फिर मैं एक मेरी हॉबी थी कुकिंग की और म्यूज़िक की, तो मेरी जो बेटियाँ थी तब वो एक 10th में थी और एक शायद 4th या 5th में थी, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा, मेरी दोनों बेटियां सिंगर्स हैं और मैं भी गाती हूँ, तो इसलिए हम लोगों ने तीनों ने म्यूज़िक के साथ अपने आप को बांधा। और तब फ़ोन्स भी नहीं होते थे, तो वो वेट करते थे रात को, वो जब वो बेल बजती थी, वो भी 5 मिनट की बेल होनी और फिर वो कट जाना। तो मैंने कुकिंग में I started baking cakes and I started making chocolates. तो वो मैंने बनाने शुरू करे। तो मैं शायद अगर प्रिंसिपल ना होती तो आज मैं शायद बेकर्स को मात दे रही होती हूँ। लेकिन मैम आपने अभी एक जिक्र किया है कि आप सिंगिंग भी करती हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर ये मौका छोड़ दें। 1-2 लाइनें गुनगुना कर सुनाइए। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। क्या बात है, मेरे ख्याल से आप बेकर्स के साथ साथ सिंगर्स को भी मात दे देती। बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़। आई लव कुकिंग एंड आई लव सिंगिंग, मुझे बहुत अच्छा लगता है, यू नो दैट। अच्छा मैम, ये बताइए कि फ्यूचर की क्या प्लानिंग है? अभी आप प्रिंसिपल हैं, स्कूल देख रही हैं, लेकिन जब आप रिटायर हो जाएंगी तब क्या सोचा है कि तब आप क्या करना चाहेंगी? बेटे अभी तो बहुत सारे थॉट्स माइंड में आ रहे हैं। कई लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं कि मैम आप हमारे स्कूल में आ जाइए, आप डायरेक्टर बन जाइए। बट पहले कुछ साल पहले ये थॉट था कि अब कुछ नहीं करूँगी, अब इंजॉय करूँगी आर्मी लाइफ, क्लाउड्स में जाऊँगी, पार्टीज अटेंड करूँगी, घर में पार्टीज करूँगी, बिकॉज आई एम अ वेरी सोशल पर्सन। मेरे हस्बैंड भी बहुत सोशल है एंड वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, तो हमने सोचा था ये करूँगी। बट अब मुझे लगता है कि नहीं, इतना सीख के, अभी मैंने एक बुक पढ़ी है बहुत अच्छी, डाई एम्प्टी, तो उसको पढ़ के एक इंस्पिरेशन आई, नहीं यार इतना कुछ भगवान ने सिखा दिया, इतना अच्छा एक्सपीरियंस दे दिया, तो अगर अब मरना है, मतलब जब भी होएगा भगवान लेके जाएगा अपने पास, तो खाली मरना है। तो जो कुछ भी दिया है उसको दे के जाना है, जितना भी सोसाइटी को। तो मैं एफिलिएशन के लिए सीबीएसई की तरफ से काफ़ी स्कूल्स में जाती रही हूँ रूरल एरियाज़ में, तो मेरा मन है कि मैं उनको जाके गाइडेंस दूं कि वो अपने स्कूल को कैसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, मेरा ये मन है। तो लेट्स सी, मैं अप्रोच करूँगी कुछ लोगों को कि अगर वो मेरी ये सलाह ले लें कि कैसे वो अपने जो गांव के स्कूल्स हैं उनको कैसे वो अपलिफ्ट कर सकते हैं। एक ये मन है, और एक अगेन मेरा कुकिंग की तरफ ध्यान जाता है बार बार कि मैं अपनी एक बेकरी की तरफ जाऊं, कुकिंग जाऊं, बिकॉज मेरा एक पैशन है वो। एंड वहाँ पे एक सिंगिंग चल रही हो, एक इमेजिनेशन है, और एक कॉर्नर वो बुक्स का हो, वहाँ पढ़ रहा हो कोई तो ऐसा कुछ माइंड में है, तो देखते हैं क्या फुलफिल होता है और क्या
होता है, दैट। हमारी तरफ से बेस्ट विशेस हैं आपको कि आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो ज़रूर पूरी हो, और मुझे लगता है कि ज़रूर पूरी होंगी क्योंकि आप में जज्बा है, लगन है, हिम्मत है। अच्छा मैडम, जाते जाते हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को ये बताएं कि जो बच्चे टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं या जो ऑलरेडी टीचिंग लाइन में है, कुछ टिप्स दीजिए ताकि वो अच्छे शिक्षक बन सकें। देखो, पहले तो उनको, जो अभी शिक्षक हैं और जो बनना चाहते हैं, दोनों के लिए उनको पहले ये समझना कि शिक्षक कौन है, क्यों है, उसका पहले क्या रोल है, उसकी क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, पहले वो ये समझे। बिना समझे आग में कूदना इज़ एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड। इस जॉब में, जैसे डॉक्टर्स का कहते हैं ना कि बड़ा नोबल प्रोफेशन है, कि वही जाए जिसको मरहम लगाने का पता हो, वैसे ही टीचिंग में वही जाए जिसको पैशन हो, जिसको हो कि मेरे को राह दिखानी है और मेरे को बच्चों के साथ लगाव के साथ अपना बना के अडॉप्ट करके वो ही जाएं। नहीं तो अभी भी मैं कहती हूँ जो टीचर्स में ये लगन नहीं है वो अपने फ्यूचर कंट्री का ख़राब मत करें, क्योंकि अगर वो नहीं है तो बच्चों का करियर बहुत ख़राब हो सकता है। उनको राह पे लगाना बहुत ज़रूरी है हमारे बच्चों को, और जो लगा देती हैं, जैसे आपने कहा, वो टीचर्स की इज्जत होती है और ज़रूर होती रहेगी। कोई भी समय नहीं बदला है, समाज कभी नहीं बदलता है, वो हम लोग हैं जो बदल जाते हैं। हमें नहीं बदलना, हमें अपना जो पैशन है वो बिल्कुल सेम रखना है, हर चीज़ के लिए सेम रखना है। तो ये जो स्टेबिलिटी होगी टीचर्स वाली जो पुरानी है वो रहेगी, 100% रहेगी। आज भी बच्चे तो तुम्हें हक करेंगे, तुम्हें पैरों को हाथ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं? उनको कोई डांट थोड़ी रहा, उनको तो मालूम है आज का तो ट्रेंड भी नहीं है, बट लगाते हैं क्योंकि प्यार करते हैं। वाकई दोस्तों, इस ज़िंदगी में किसी का प्यार लेना बहुत बड़ी बात होती है। कारण ये है कि आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम सब अपने अपने काम, अपने अपने मतलब के लिए दौड़े जा रहे हैं, लेकिन इस पूरी दौड़ में अगर वो शख्स हमें मिलते हैं जो हमें प्यार करते हैं, जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अर्न करनी पड़ती है, वो थाली में परोसी हुई नहीं मिलती। और यही मैडम का कहना है कि अर्न करेंगे तो बच्चे प्यार भी करेंगे, रिस्पेक्ट भी देंगे। तो मैडम ने अपना कीमती समय हमें दिया। वाकई ही मैडम, हमें ये तो इंस्पिरेशन मिली ही है कि अगर हमने किसी मुकाम पर पहुंचना है तो हमें पॉजिटिविटी के साथ, जज्बे के साथ पूरे फोकस्ड होकर उसकी ओर जाना है। लेकिन साथ में आपकी पर्सनालिटी से हमें और बहुत कुछ सीखने को मिला है, जैसे कि अगर ज़िंदगी में जो भी आए उसको हंसकर आपने स्वीकार करना है। और जैसे आपने कहा था कि चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना मेरी पर्सनालिटी में है, मेरे ख्याल से उसके पीछे कारण ये है कि शुरू से आप आर्मी परिवार में रही हैं और आर्मी पर्सन्स जो हैं वो पूरे देश के चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आपके ब्लड में आ गया है। तो वाकई ही मैडम बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू रही है। जाते जाते कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी, दिल की बात, बिकॉज आई बिलीव कि जो बात दिल से की जाए। मैंने बहुत इंटरव्यूज़ दी ज़िंदगी में, शायद बहुत इंटरव्यूज़, लेकिन आज की इंटरव्यू में जितना मुझे मज़ा आया है, आपकी पॉजिटिविटी, मेरे को लगता है जो आपका ऑरा है वो मैंने कैच किया है, एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। रियली सो मच मैम। तो दोस्तों, आप ऐसे ही बहुत सारे शख्स जो हमारे आसपास होते हैं उनसे प्रेरणा लेते रहिए। फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।